आज हम एक फर्म का मजदूरी निर्धारण कैसे होता है उसके बारे में पढ़ेंगे जब अर्थव्यवस्था में अपूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति है। ठीक है, अपूर्ण प्रतियोगिता में मजदूरी दर का निर्धारण किस प्रकार से होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। अब देखिए, ये वीडियो देखने से पहले हमने पूर्ण प्रतियोगिता में फर्म का मजदूरी दर निर्धारण पढ़ा है, वो वीडियो आप अच्छे से देख लेना। ठीक है, उसमें कुछ टॉपिक हैं जो हम इस वीडियो में भी यूज़ करने वाले हैं। ठीक है, तो अच्छे से समझने के लिए पिछला वीडियो देखना बहुत ज़रूरी है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं कि पूर्ण प्रतियोगिता में मजदूरी दर का निर्धारण कैसे होता है। तो देखिए, पिछले वीडियो में हमने पूर्ण प्रतियोगिता के बारे में पढ़ा था। और पूर्ण प्रतियोगिता एक तरह से क्या होती है, काल्पनिक स्थिति होती है। ठीक है, वास्तविक जीवन में पूर्ण प्रतियोगिता नहीं पाई जाती है। वास्तविक जीवन में हम जो बाजार देखते हैं वो कैसे होते हैं, और अपूर्ण प्रतियोगिता। ठीक है, तो अपूर्ण प्रतियोगिता में मजदूरी दर का निर्धारण चाहे हमको एकाधिकार का पूछे चाहे एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता का पूछे, दोनों एक ही हैं। क्यों? क्योंकि दोनों में जो हमारे वक्र होते हैं, ठीक है, मतलब मजदूरी दर जो होगी औसत और सीमांत दोनों में क्या होती हैं, बढ़ती हुई होती हैं। तो इस वीडियो में देखिए कि जब हम अपूर्ण प्रतियोगिता के बारे में पढ़ते हैं तो अपूर्ण प्रतियोगिता में क्या होता है, जो श्रम होता है वो पूर्ण रूप से गतिशील नहीं होता है जैसा कि पूर्ण प्रतियोगिता में होता है। पूर्ण प्रतियोगिता में श्रम को पूर्ण रूप से गतिशील माना जाता है। ठीक है, जबकि वास्तविक जीवन में जो अपूर्ण प्रतियोगिता पाई जाती है उसमें श्रम पूर्ण रूप से गतिशील नहीं होता है। एक स्थान से दूसरे स्थान या एक उद्योग से दूसरे उद्योग में जाने की जो प्रवृत्ति होती है वो कम होती है, इसलिए हम कहते हैं श्रम में पूर्ण गतिशीलता का अभाव होता है। और दूसरा, श्रम की जो मांग रेखा होती है वो जो हमारा एमआरपी वक्र होता है, ठीक है, जो कैसा होता है, उल्टे यू आकार का होता है। तो इसमें भी हमारा एमआरपी वक्र उल्टे यू आकार के होगा। तीसरा इसमें है कि औसत मजदूरी और सीमांत मजदूरी AW और MW दोनों के जो वक्र होंगे वो क्या होंगे, बढ़ते हुए होते हैं। इसका मतलब क्या हो गया कि श्रमिकों की जो अधिक पूर्ति है वो कब संभव होगी, ऊंची मजदूरी पर। ठीक है, जब मजदूरी दर ज़्यादा होगी तभी क्या होगा, पूर्ण प्रतियोगिता में श्रमिकों की जो पूर्ति है वो बढ़ेगी। तो ऐसी स्थिति में जो श्रम का औसत मजदूरी है और सीमांत मजदूरी हैं दोनों क्या होती हैं, बढ़ती हैं। और दोनों बढ़ती हैं इसलिए दोनों वक्र ऊपर की ओर बढ़ते होते हैं। फिर चौथा हमारा है कि श्रमिक और उत्पादक जो हैं उनमें एक संगठन की प्रवृत्ति पाई जाती है। ठीक है, वो अपना एक एसोसिएशन बना लेते हैं, संगठन बना लेते हैं, जो वास्तविक जीवन में होता है, जबकि पूर्ण प्रतियोगिता में ऐसा नहीं होता है, माना गया है। और फिर इसमें भी फर्म का साम्य कहाँ पे होगा, जहाँ पर दोनों सीमांत वक्र, सीमांत आगम और सीमांत मजदूरी वक्र एक दूसरे को काटते हैं। मतलब जब अर्थव्यवस्था में सीमांत मजदूरी और सीमांत आगम उत्पादकता बराबर होती हैं तो वहाँ पर फर्म का साम्य होगा। अब इस स्थिति को हम इस रेखा चित्र के माध्यम से समझ सकते हैं कि अपूर्ण प्रतियोगिता में औसत मजदूरी वक्र कैसा होता है, ऊपर की ओर बढ़ता हुआ इस आकार का, जबकि सीमांत मजदूरी वक्र ये भी ऊपर की ओर बढ़ता हुआ होता है, लेकिन औसत की तुलना में सीमांत तेजी से बढ़ता है, इसलिए हमारा जो सीमांत मजदूरी वक्र है वो तेजी से बढ़ता हुआ दिखाया गया है। अब संतुलन की स्थिति के लिए क्या जरूरी है, सीमांत मजदूरी और सीमांत आगम MRP। ठीक है, सीमांत आगम उत्पादकता दोनों क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। तो हमारा जो MRP वक्र है वो उल्टे यू आकार का होता है। इस तरीके से दोनों एक दूसरे को कहाँ पे प्रतिच्छेद कर रहे हैं, E बिंदु पर। तो ये E बिंदु जो है हमारा क्या कहलाएगा, संतुलन बिंदु। अब इस ई से हम नीचे तक अगर मिला लेते हैं तो इसी स्थिति में देखते हैं हम कि श्रम की कितनी मात्रा का प्रयोग होता है, ओ से लेकर क्यू मात्रा का प्रयोग होता है। अब देखिए ऐसी स्थिति में मजदूरी कितनी होगी, तो मजदूरी दर का जो निर्धारण है वो हम औसत मजदूरी, ठीक है, AW के आधार पर करते हैं। तो जब हमारा संतुलन इस ई बिंदु पे था तो ऐसी स्थिति में हम देखते हैं औसत मजदूरी वक्र ये जा रहा है। इसका मतलब मजदूरी का निर्धारण कितना होगा, ये O से लेकर W।
ठीक है, ओ से लेकर डब्ल्यू मजदूरी होगी, और जो औसत उत्पादकता है श्रम की, ठीक है, वो निर्धारित किसके द्वारा होगी, ए आर पी वक्र के द्वारा। ठीक है, तो हम देखते हैं ए आर पी वक्र जो है वो भी ई बिंदु से जा रहा है, तो इसका मतलब साधन जो है श्रम उसकी उत्पादकता कितनी है, ई के बराबर। ठीक है, या ई से लेकर हम क्यू तक कह सकते हैं, या हम कह सकते हैं ओ से लेकर आर तक है। श्रम की उत्पादकता ए आर पी कितनी है, ओ से लेकर आर, जबकि श्रम की जो मजदूरी है वो कितनी है, ओ से लेकर डब्ल्यू है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि श्रम की जो उत्पादकता है उसकी तुलना में मजदूरी कम प्राप्त हो रही है। ठीक है, वास्तविक जीवन में अपूर्ण प्रतियोगिता में क्या होता है, श्रम का शोषण होता है, या यूं कह सकते हैं कि श्रम की जो सीमांत उत्पादकता होती है उसकी तुलना में उनको मजदूरी कम मिलती है। ठीक है, अब कितनी कम मिल रही है कुल, तो हम ज्ञात कर सकते हैं उस पूरे क्षेत्र के द्वारा, आर डब्ल्यू टी ई, ये जो हमारा क्षेत्र है इसके बराबर श्रम को कम मजदूरी मिल रही है। ठीक है, तो अपूर्ण प्रतियोगिता में क्या होता है कि श्रम की जो उत्पादकता होती है वो ज़्यादा होती है लेकिन मजदूरी कम होती है। इस स्थिति को हम श्रम का शोषण कह सकते हैं, और रेखा चित्र में आर डब्ल्यू टी ई जो है वो श्रम के शोषण को बताता है, या जो व्यक्तिगत फर्म है उसको ये इतना अतिरिक्त लाभ की प्राप्ति होती है। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से अपूर्ण प्रतियोगिता में मजदूरी दर का निर्धारण होता है। अपूर्ण प्रतियोगिता में मजदूरी निर्धारण के लिए हम सबसे पहले क्या देखते हैं कि जो हमारा सीमांत मजदूरी है और सीमांत आगम उत्पादकता एमआरपी, ये दोनों क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। तो ये हमारा एमडब्ल्यू वक्र है और ये हमारा एमआरपी। ठीक है, तो ये दोनों बराबर जहाँ पे भी होंगे वो संतुलन की स्थिति होती है। फिर हम क्या देखते हैं कि हमारा एआरपी वक्र। ठीक है, अब देखो मजदूरी दर का निर्धारण किसके आधार पर होगा, मतलब इस स्थिति में हम देखेंगे कि औसत मजदूरी कितनी है। तो ये जो हमारा औसत मजदूरी वक्र जा रहा है तो ये इतनी होती है औसत मजदूरी। ठीक है, अब हमको क्या देखना है, हमारा एआरपी वक्र कहाँ पे है। ठीक है, तो जहां से भी एआरपी वक्र जाएगा उसकी हमको तुलना करनी है एडब्ल्यू से। ठीक है, औसत मजदूरी से, मतलब श्रम को कितनी औसत मजदूरी प्राप्त हो रही है और उनकी औसत उत्पादकता कितनी है। ठीक है, तो इस आधार पर हम अपूर्ण प्रतियोगिता में मजदूरी का निर्धारण का जो सिद्धांत है वो पढ़ते हैं।